Hello everyone, dear students. Today I will continue from question number 40. So before starting this question, I have to discuss one very important concept behind LCM and SCF. देखो, ये बात तो फैक्ट है कि हम सब जानते हैं LCM SCF लेना। हम क्लास 6, 7, 8 और 9 सब में करते हुए आए हैं, लेकिन क्या हम उसके और डीप में गए हैं LCM SCF की? अगर आपको क्वेश्चन को देख के पहचानना हो कि क्या इसमें LCM लगेगा या SCF लगेगा, तो हमें LCM और SCF के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। निकालना सबको आता है, नो डाउट, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। देखो कैसे, जैसे मैं कुछ नंबर्स चूज करता हूँ, सपोज 8, 12, ठीक है। मुझे 8 और 12 का LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस तरीके से बॉक्स में इसको बंद करता था, फिर उसके बाद इसको छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करता था। कैसे? 2 4 8, 2 6 12, ठीक। फिर इसको दूसरे से करता था, 2 2 4, 2 3 6। अब मैंने देखा कि ये दोनों नंबर किसी भी एक टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, फिर इसको मैं सेपरेटली डिवाइड करता था LCM के केस में। तो 2 1 2, ये कट गया, बचा 3 3 1 3। जब हमारा लास्ट में 1, 1 आ जाता था, तब हम ये LCM प्रोसेस रोक देते थे, ठीक है। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आया? 2 2 4, 2 8, 3 24। तो 8, 12 का जो LCM आ गया वो कितना आ गया मेरा? 24। सबने सीखा है ये यहाँ तक निकालना, राइट। अब इसका SCF निकालते हैं सेम नंबर्स का। जब मैंने इसका SCF निकाला, तो SCF के लिए मैं क्या देखता हूँ? एक ऐसा नंबर जिससे ये दोनों नंबर क्या हो जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो 2 मिला पहले मुझे, तो 2 4 8 एंड 2 6 12, 2 2 4 और 2 3 6। अब मैंने देखा यहाँ पे आके एक ऐसी स्टेज आई कि अब ये दोनों नंबर किसी भी एक टेबल से नहीं कट रहे थे सिवाय 1 के, राइट। तो अब मैं अपना SCF प्रोसेस रोक दूंगा। तो अब मुझे ये पता चला कि जो इन दोनों नंबर्स का जो SCF मिला, वो मुझे कितना मिला? 2 2 4, ठीक बेटे। अच्छा, यहाँ तक तो हमने सब सीखा था, 9 तक हमने खूब करा है LCM SCF, लेकिन इसमें भी कुछ गहराई है बेटा। अब देखो ऑब्जर्वेशन, जब मैंने यहाँ पे इन दोनों नंबर्स का LCM निकाला, तो इसकी ये जो वैल्यू आई, जिसको मैं LCM बोलता हूँ, ये वैल्यू इन दोनों नंबर से देखो बड़ी है। 24 8 से भी बड़ा है और 24 12 से भी बड़ा है LCM के केस में। और SCF के केस में बहुत ध्यान से देखना, SCF के केस में जो SCF निकल के आ रहा है, ये SCF इस दोनों नंबरों से, इन दोनों नंबरों से छोटा है। ये देखो 4 8 से भी छोटा है और 4 12 से भी छोटा है। तो यहां से हमने एक चीज ऑब्जर्व करी, क्या? जब हम गिवन नंबर्स का LCM निकालते हैं, गिवन नंबर का क्या निकालते हैं? LCM। तो जो LCM निकल के आएगा उसकी वैल्यू हमेशा इन दोनों नंबर से बड़ी होगी। ये सेंस निकला है। इसी तरीके से जब मैं गिवन नंबर्स का SCF निकालूंगा, SCF, तो वो वाली वैल्यू इन दोनों नंबर से छोटी होगी, हर हाल में छोटी होगी, हर हाल में। लेकिन मालूम है, इसमें एक छोटा सा विरोध आ जाता है। क्या सर? जैसे मैं कोई दो नंबर ले लूं, 2, 4, अब मैं इनका LCM निकालता हूं। 2 1 2, 2 2 4। तो इनका जो LCM आया वो कितना आया? 4। अभी आप कहोगे कि कुछ अलग है इसमें, है ना। अब मैं इन्हीं दो नंबर्स का SCF निकालता हूं, 2 1 2, 2 2 4, बस। अब ये दो नंबर किसी भी एक टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। अब आप मालूम है क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर
आपने ये बोला कि इन दो नंबर्स का जब मैं एलसीएम निकालता हूँ तो वो वाली वैल्यू इन दोनों से या यहाँ पे जो भी नंबर होंगे उनसे बड़ी आएगी, और एचसीएफ के केस में जो यहाँ नंबर्स होंगे तो एचसीएफ में 9 नंबर से छोटा आएगा। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा कहानी गलत हो गई। क्या? आपके हिसाब से गलत हो गई, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इट इज टोटली करेक्ट। देखो कैसे, बहुत ध्यान से देखना कैसे। ये वाली वैल्यू 2 से तो बड़ी है, ये जो 4 निकल के आया जो मेरा एलसीएम है ये 2 से बड़ा है लेकिन 4 के बराबर है। अब यहां देखो, ये जो एचसीएफ निकल के आया है ये एचसीएफ इसके बराबर है 2 के, लेकिन 4 से छोटा है। ठीक, बस यही एक कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पे कि जो आप गिवन नंबर्स का एलसीएम निकालते हो यहाँ पे, तो जो एलसीएम निकल के आएगा, डियर स्टूडेंट्स, वो वाला एलसीएम इन गिवन नंबर से बड़ा तो होगा ही होगा, लेकिन एक छोटा सा कह सकते हो कोइंसिडेंट ये हो सकता है कि वो वाली वैल्यू इनमें से किसी एक नंबर के बराबर भी हो सकती है, लेकिन छोटी कभी नहीं होगी एलसीएम के केस में। जैसा कि यहाँ पे 4 भले ही 4 के बराबर है लेकिन 4 2 से छोटा नहीं है, 4 दूसरे नंबर से बड़ा ही है। ठीक है, तो एलसीएम में हमने ऑब्जर्व करा कि हम गिवन नंबर्स के जब एलसीएम निकालते हैं तो वो जो एलसीएम निकल के आएगा वो इन गिवन नंबर के बराबर भी, किसी एक नंबर के बराबर भी हो सकता है और दूसरे नंबर से हर हाल में बड़ा होगा। कहने का मतलब बराबर या बड़ा हो सकता है। इसी तरीके से एचसीएफ के केस में जो हमारा एचसीएफ आएगा वो इन गिवन नंबर में से किसी एक नंबर के बराबर भी हो सकता है और छोटा तो होगा ही होगा। बराबर और छोटा एचसीएफ के केस में। तो ये हमारा एक सेंस बना और यही सेंस हमें ये बताएगा कि जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स को करेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम्स को करने के बाद जब मैं उसके थोड़ा सा डीप में उतरूंगा तब मैं कॉन्सेप्चुअली और सेंसुअली ये दिमाग में लगाऊंगा कि यार एलसीएम लग सकता है या एचसीएफ। फिर वहां पे हमें ये याद नहीं करना है कि एटलीस्ट दे रखा है तो हमें ये यूज करना है, एटमोस्ट दे रखा है तो एचसीएफ करना है, या टुगेदर दे रखा है तो ये करना है, मिनिमम दे रखा है तो एलसीएम, मैक्सिमम दे रखा है तो एचसीएफ। कुछ नहीं, कभी कभी हम इसमें फंस भी जाते हैं। तो मेरी ओपिनियन ये रहेगी कि आप लोग पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो, फिर इस कॉन्सेप्ट का जो लॉजिक है वो उन क्वेश्चंस में लगाओ, जिससे आपको वास्तव में किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्लियर हुई? बचपन में तो बहुत करा था ये, लेकिन अब इसमें और क्या क्या गहराइयां ये हमें अब पता चला है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 जो हमारे 4 रह गए थे उसको करने के लिए हम रेडी हैं। चलो, जब तक सब लोग क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ो। आई होप कि बेटा आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये कह रहा है कि इन अ सेमिनार, एक सेमिनार में द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, मतलब मैथ्स में जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो 192 हैं, फिजिक्स में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कितने हैं 240 हैं, और बायोलॉजी में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कितने हैं 168 हैं। ये टोटल पार्टिसिपेंट्स हमारे एक सेमिनार में गए। अब आपको निकालना क्या है मालूम है? आपको ये निकालना है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। हमें कमरों की तलाश है, कितने कमरे हमें चाहिए कम से कम। इफ अब कंडीशन दे रखा है कि हमारे पास इतने भाई बंदे गए, मैथ्स के अलग, फिजिक्स के अलग, बायोलॉजी के अलग, मैथमेटिशियन, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स। ठीक है, चलो सब अलग अलग कैटेगरी के गए हैं। अब आपसे कह रहा है कि इनको ठहराना है, इनको ठहराने के लिए कमरे तो चाहिए। अब गार्डन में तो ठहराने देंगे, ठहराएंगे हम कमरे में ही। ठीक है, अच्छा
अब लेकिन एक शर्त रखी गई है, मालूम है क्या? वो शर्त देखना, शर्त क्या है? इफ इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज टू बी सीटेड, हर रूम में बराबर मात्रा में बच्चे होने चाहिए। बोले तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने 12 रूम डिसाइड करे, 12 रूम मैंने डिसाइड करे, तो हर रूम में, जैसे रूम नंबर 1 है R1, और अगर मान लो इस रूम में 8 बच्चे बैठे हैं, तो हर रूम में, मतलब रूम 2 में भी 8 होने चाहिए। इस हिसाब से रूम्स की जरूरत हमें पड़ेगी। इस हिसाब से हमें रूम्स को आइडेंटिफाई करना है कि हर रूम में बराबर बच्चे ही बैठें, पहली शर्त। शर्त नंबर 2 is to be seated and all of them being in the same subject, all of them being in the same subject। जैसे अगर रूम 1 में 8 बच्चा बैठा है, तो ये 8 बच्चा मैथ्स का ही हो, या फिजिक्स का हो, या बायोलॉजी का हो। ऐसा ना हो इस 8 में मिक्सअप बैठे हुए हैं, 2 बच्चे मैथ्स के, 5 बच्चे आपके फिजिक्स के, और 1 बच्चा बायोलॉजी का। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो एक रूम में 8 बच्चा बैठा है, तो हर रूम में पहली बात तो बराबर बच्चे बैठने चाहिए, ठीक। और अगर एक रूम में 8 बच्चा बैठा है, तो 8 का 8 एक ही सब्जेक्ट का हो, मिक्स अपना हो। अब भाई ये दिमाग लगाना थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग मिला कि अब कैसे दिमाग लगाया जाए। तो देखो, अब यहाँ पे सोचने वाली बात आई। हालांकि वर्ड यूज हुआ है एक यहाँ पे मिनिमम, और आपने सीखा भी होगा कि मिनिमम दे रखा है तो हम एचसीएफ फाइंड करेंगे या एलसीएम, जो भी होता है ना। देखो मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ, पहली बात। कहानी समझ में आई? अब इस कहानी के आधार पे हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखो क्या, अब तुम सोचो, देखो बहुत ही सोचने वाली बात है कि जो हमारे कमरों की मात्रा होंगी, जो कमरों की जो हमारी संख्या होगी, वो इन नंबरों से बड़ी होगी या छोटी होगी? सोचो। तो कहने का मतलब है कि सर आप ये पूछना चाह रहे हो कि जो हमारे पास नंबर ऑफ रूम्स होंगे, उनका वैल्यू इनसे बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा होगा। ऐसा तो नहीं कि 400 कमरे चाहिए, 400 में तो ऐसे ठहराना चाहें वो तो बहुत फैल जाएंगे, 400 कमरे तो बहुत ज्यादा हो गए। तो कमरों की संख्या इन गिवन स्टूडेंट से कम ही होगी, कमरों की संख्या इन गिवन स्टूडेंट से कम होगी, ठीक। कौन सा कॉन्सेप्ट लग सकता है, एलसीएम या एचसीएफ? एलसीएम में तो गिवन नंबर, जो एलसीएम आता था गिवन नंबर्स का, वो तो बड़ा होता था, और एचसीएफ गिवन नंबर से छोटा होता था। तो यहाँ पे जो लॉजिक लगा वो लगा एचसीएफ का, एचसीएफ का लॉजिक लग रहा है, ठीक है। ये मेरे क्या दे रखे हैं, ये मेरे दे रखे हैं पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। रूम्स का तो पता चल गया, रूम्स के लिए मैं एचसीएफ यूज करूंगा। अच्छा, अब बात आती है पार्टिसिपेंट्स को ठहराने की। हर रूम में जो पार्टिसिपेंट्स की संख्या होगी, हर रूम में जो आपके पार्टिसिपेंट्स का नंबर होगा, ये वो नंबर इन गिवन नंबर से छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा। कम ही तो होगा भाई। एक रूम में मान लो 12 बच्चे बैठेंगे, तो ऐसा तो है नहीं एक रूम में 192 बैठे रहेंगे या एक रूम में 300 बैठे रहेंगे, बैठेंगे तो इनसे कम ही ना। तो यहां से मैंने क्या ऑब्जर्व करा, यहां से ऑब्जर्व ये करा कि अब मैं यहाँ पे एचसीएफ निकालने वाला हूं। अब मैं यहाँ पे एचसीएफ निकालने वाला हूं, किसका? इन पार्टिसिपेंट्स का, ठीक है। निकालें एचसीएफ इसका, चलो निकालो। अब इसका एचसीएफ निकालने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं पहले 192, 240 और 168 का वो कर लूं, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो करो। चलो 192 का 2 से करें प्लस, या 3 से कर दें? 3 से कर देते हैं। 3 6 18, 3 4 12, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 and 2 1 2। 240 का करें 3 से, 3 8 24, 5 से कर देते हैं, 5 1 5। ये ऐसा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलती है बेटा, है ना,
कि आप किसी भी प्राइम नंबर से पहले डिवाइड कर सकते हो, आंसर वही आता है। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 168 को किससे करें? 3 से करते हैं। 3 5 15, 3 6 18, 8 7 56, 7 8 7 8 56, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 ये मेरे हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं। ऐसे आप क्वेश्चन को पढ़ के पता कर सकते हो कि उसमें एलसीएम यूज करना है या एचसीएफ। बस थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि इतने बच्चे हैं, कमरों की संख्या इनसे कम होगी और हर कमरे में बच्चा जो बैठा होगा वो इनसे कम ही बैठा होगा, तो कम होगा तो मैं एचसीएफ निकालूंगा। बस यही दिमाग लगाना है हमें, यही दिमाग लगाना है। तो 192 के मैंने प्राइम फैक्टर लिखे हुए मिले। देखो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 इंटू 3, 240। तो 2 कितनी बार आ रहा है इसमें? 1 2 3 4, 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, और 168 कितनी बार आ रहा है? 3, 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अच्छा इसको रब कर देते हैं। अब मुझे क्या मिला? अब मुझे यहां से निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैं क्या देखूंगा? कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर। ये ट्रिक है हमारी, है ना, कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर। तो कॉमन कौन कौन सा आ रहा है इसमें? 2 आ रहा है, 3 भी आ रहा है। अब 2 की मैं देखता हूं 2 की लीस्ट पावर इन तीनों पे कौन सी है? तो ये है आपकी 3, और 3 पे जो लीस्ट पावर है वो सब पे 1 ही है। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन मुझे क्या देगा? 24। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? 24 हमें ये बता रहा है कि 24 पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड इन ईच रूम। हर रूम में 24 बच्चा बैठेगा, हर रूम में 24 बच्चा बैठेगा, फिक्स है, बिल्कुल फिक्स। अब देखो, अब हमें ये पता करना है कि कितने कमरे चाहिए, टोटल कितने रूम चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इस 24 से हर डिपार्टमेंट को डिवाइड करके देख लेता हूं, तो मुझे डिपार्टमेंट वाइज रूम मिल जाएंगे। जैसे मैं मैथ्स के लिए डिवाइड करूं 192/24 को, तो ये कितनी बार चला जाएगा? 8 बार चला जाएगा। 8 चौको 32 और 16। इसका मतलब मैथ्स के लिए मुझे 8 कमरे चाहिए, 8 रूम्स, और हर रूम में 24 बच्चा बैठेगा, 24 बच्चा मैथ्स का ही बैठेगा। इसका मतलब मैथ्स के बच्चे कितने रूमों में बैठे हुए हैं? 8 रूमों में। ठीक है, इसी तरीके से फिजिक्स पे आ जाओ। 240/24, 10 रूम्स चाहिए मुझे इसके लिए, फिजिक्स के लिए, है ना। बायोलॉजी 168/24, 7 बार आई थिंक सो, है ना। 7 × 7 तो टोटल रूम्स कितने हो गए मेरे पास? 8 और 7 15 और 10 25। मुझे 25 रूम्स चाहिए टोटल। ऑप्शन में 25, हाँ बी ऑप्शन है मेरा। ठीक है, तो इस लॉजिक से हम क्वेश्चन को देख के एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। वर्ड्स पे मत जाना, मिनिमम मैक्सिमम पे क्वेश्चन कोशिश करना क्वेश्चन के लॉजिक को समझने की। लॉजिक से अगर आप करोगे 110% आपको परफेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 को देखना बहुत ध्यान से। अब 15 को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि हमें निकालना क्या है, एलसीएम या एचसीएफ। मैक्सिमम और मिनिमम पे मत जाना बस। चलो 15 पे आ जाते हैं।
15 वाला ये कह रहा है 2 टैंक्स कंटेन 504 एंड 735 लीटर ऑफ मिल्क रेस्पेक्टिवली। जैसे मेरे पास टैंक 1 है, इसमें 504 लीटर मिल्क है, और टैंक 2 में कितना लीटर मिल्क है? 735 लीटर आपका मिल्क है। ठीक है बेटे, आपको क्या निकालना है? फाइंड दी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। आपको एक ऐसे कंटेनर का कैपेसिटी फाइंड करना है विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ आइदर टैंक इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। इसका मतलब क्या होता है? आपको सुनो, पहले तो क्वेश्चन क्या है? 2 टैंक है हमारे पास, टैंक 1 504 लीटर का है और टैंक 2 735 लीटर का है, 735 लीटर्स का, राइट। अब आपको एक ऐसा टैंक का, एक ऐसा कंटेनर का अरेंजमेंट करना है सच दैट जब उस कंटेनर से मैं इस टैंक में से दूध निकालता चलूं तो आखिरी में इसमें दूध बचना नहीं चाहिए। हाँ, दूध बचना नहीं चाहिए। बचने का मतलब है जैसे मैंने निकालता गया, पहले मैंने डाला कुछ मतलब कुछ लीटर का होगा ये, मैंने डाला, इसमें से भरा और दूसरे में डाल दिया, फिर मैंने इसी को इस्तेमाल करके इसमें से डाला, करा। ऐसा मैंने एक्टिविटी कई बार करी, ये एक्टिविटी मैंने कई बार करी। तो लास्ट में मैंने ऑब्जर्व करा कि जब मैं आखिरी इसमें से कंटेनर डाल रहा हूँ, ये वाला कंटेनर जब मैं आखिरी इसमें डाल रहा हूँ तो दूध अब इसमें खत्म हो गया और कंटेनर पूरा लबालब भर गया। ऐसा नहीं है कंटेनर आधा भरा, तब भी लबालब भरा। हाँ, है ना। इसी तरीके से यही एक्टिविटी इस वाले टैंक के लिए हुई कि जब मैंने इस कंटेनर से इस टैंक को खाली करना चाहा तो आखिरी वाले प्रोसेस पे जब मैंने इसको खाली करा तो इसका दूध पूरा इसमें आ गया। ऐसा नहीं है कि इसमें आधा दूध, इसमें आधा बचा, पूरा आखिरी तक भरा गया है। दोनों एक्टिविटीज में दूध आखिरी तक भरा गया है, आखिरी स्टेप तक। चलो तुम सोचो ना भाई, ये वाला टैंक है मेरा ये वाला कंटेनर है, मैंने इस मान लो कितने लीटर का है ये, 160 ml का है, मैंने इसे खाली करा, डाल दिया, फिर मैंने दोबारा डाला, फिर खाली करा, फिर मैंने खाली करा, फिर डाल दिया। आखिरी में जब मैं आऊँगा तो जब आखिरी वाला दूध जो इसमें बचा होगा जब वो इसमें जाएगा तो पूरा फुल भर रहा है, ये फुल भरा होना चाहिए। अगर इतना भरता है इसका मतलब इसकी कैपेसिटी गलत है। ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर नहीं कर रहा है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब है आखिरी तक इसका जो दूध बचे वो इसमें जब मैं डालूं इसमें तो पूरा लबालब बनना चाहिए। सेम इसके लिए भी हो तो मालूम है। अब तुम सोचो कि इस कंटेनर का जो कैपेसिटी वाला लीटर होगा, इस कंटेनर की जो कैपेसिटी होगी उसका जो लीटर होगा, लीटर मतलब उसका जो बर्तन होगा, वो इन दोनों वैल्यूज से छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा, बिल्कुल, है ना भाई। सोचो अगर 1000 लीटर का तुम ले आओ तो 1000 लीटर तो एक ही बार में ले लेगा और वो भी इसमें दूध आधा रह आएगा एग्जैक्ट मेजर कर ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए मुझे यहाँ से पता चला जब मैंने दिमाग लगाया कि मैं इन दोनों नंबर्स का क्या निकालूंगा, SCF। तो ऑप्शन हमारे सही है 21, 42, 7 और 6। ठीक है, तो चलो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। SCF देखो, कंपटीशन लेवल पे आप SCF कैसे भी निकाल सकते हो, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लो या फिर आप बचपन वाले तरीके से निकाल लो। तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल देता हूँ। तो 2 2 द 4, 2 5 द 10, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 6 द 12, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 3 2 द 6, 3 1 द 3। चलो 504 का तो 735 का देख लेते हैं। ये 5 से चले आएगा पूरा, 7 से भी जा सकता है। 7 in the 7, 7 5 35, 7 in the 7, 5 से चले आएगा, 5 3 the 15, 5 3 से चला गया। अब इसका प्राइम वो लिख देते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की है ना।
तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो 2⁻³ इंटू 3 2 बार आ रहा है, इंटू 7, और 735 दो कितनी बार आ रहा है, इसमें 3 एक बार, 5 एक बार, 7 दो बार, ठीक है बेटे। अच्छा, अब ये देखो एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें। अगर मुझे इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना है, एचसीएफ, तो कॉमन 3 आ रहा है और 7 आ रहा है, लिख दिया। कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर, तो 3 पे पावर छोटी कितनी है यहाँ पे 1, और 7 पे छोटी पावर कितनी है 1, तो ये आ गया 20। इसका मतलब इनको जो बर्तन बराबर रूप से नापेगा, बराबर रूप से, वो कितने लीटर का होगा, वो लीटर होगा 21 लीटर का। बोले तो ऑप्शन नंबर ए। कहने का मतलब मालूम है, अगर मैं 21 लीटर के बर्तन से इसको आखिरी समय तक नापूंगा, आखिरी समय तक, तो जो आखिरी वाला दूध इसमें जब जाएगा तो वो लवाला भी भरेगा, ऐसा नहीं है कि आधा भरा रह जाएगा। और मालूम है 21 इन दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब क्या है कि दूध पूरा जब आखिरी इसमें जाएगा, ये वाला भी इसमें जाएगा, तो दोनों एक्टिविटीज में लवाला भी दूध भरा रहेगा, ठीक है। ये मतलब है इसका। चाहो तो एक बार दूध वाला बन के देख लो, क्या टेंशन है, सब समझ में आ जाएगा। टैंक लेके जाना इतने लीटर का, जब उठा सको तो एक 21 लीटर का लेके जाना। जब आप पूरे घरों में दूध बांट दोगे, है ना, तो आखिरी में मालूम है क्या मिलेगा, यहाँ पे जो दूध बचेगा, जब आप उसको आखिरी में इसमें डालोगे ऐसे करके, तो पूरा लबालब भरेगा। आप कहोगे अरे वाह सर, 21 लीटर के तो ने, आप कहोगे 21 लीटर वाले कंटेनर ने इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया। दूसरा बच्चा इस इतने लीटर वाले टैंक को लेके जाएगा, लेकिन वो शक्तिशाली होना चाहिए, तो वो जब आखिरी वाला दूध इसमें डालेगा तो टैंक तो खाली हो चुका होगा, लेकिन कंटेनर पूरा भर चुका होगा ऊपर तक। तो वो क्या कहेगा मालूम है, अरे वाह सर, इस लीटर के कंटेनर ने तो इसको भी एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया। तो वो करा किसकी वजह से, वो करा सिर्फ एचसीएफ की वजह से। लेकिन एचसीएफ हमने फाइंड कैसे करा, उस कॉन्सेप्ट की वजह से। इसीलिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन जो है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम का है। उसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी इसमें, है ना। वो चीज अगर एक बार समझ में आ गई तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनामिका वांट्स टू फॉर्म अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अनामिका को एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर बनाना है। पॉजिटिव ऑड इंटीजर का मतलब जैसे 1 3 5 7 एंड सो ऑन, पॉजिटिव भी है और ऑड भी है। तो हर नंबर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ, वो अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसका नंबर इन चारों में से किस फॉर्म का नहीं बनेगा। अब ये जो फॉर्म है ये हमें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अब मैं एक चीज लिखूंगा, उसके बाद समझ में आ जाएगा। लिख लेना सब लोग, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2n। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होगा वो किस फॉर्म का होगा, 2n की फॉर्म का। इसी तरीके से एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2n+1। किस फॉर्म का होगा वो, 2n+1 फॉर्म का। कहने का मतलब है आप जब इसमें n की जगह कोई भी वैल्यू रखो, 1 2 3 4, आपको यहाँ पे एक इवन नंबर का सीक्वेंस मिलेगा। इसी तरीके से जब आप इस वाले फॉर्म में, इस वाले जनरल फॉर्म में n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रखो, तो आपको वहाँ पे ऑड नंबर्स का सीक्वेंस मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे n की जगह 1 रखूँ तो मुझे 3 मिल जाएगा ऐड करके, 2 रखूँगा तो 5 मिल जाएगा, है ना।
तो ऑड नंबर की जो ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर का जनरल फॉर्म है वो ये होता है। अब तुम देख लो इसमें कि ये वाला फॉर्म किसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ऑप्शन ए जो है वो है 8p+1। अच्छा एक बात और, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है सिवाय 1 के, ठीक है। तो ये भी एक सेंस डेवलप करता है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर की जनरल फॉर्म होगी उसमें से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं सर, कोई कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर की जनरल फॉर्म है। बी ऑप्शन। अभी एक टेक्निक और बताऊंगा मैं, ये हो सकती है। हाँ सर, इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। सी। हाँ सर, इसमें से भी कॉमन नहीं आ रहा है। अब डी देख लो, इसमें से कॉमन आ रहा है 2, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ बचा 4p+3। तो ये कुछ 2n की फॉर्म बन गई, 2 इंटू समथिंग, और 2 इंटू समथिंग तो हमारा इवन इंटीजर देता है, इवन। तो इसका आंसर यही है कि ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं बनाएगा। ये तो कंसेप्ट के बेसिस पर था। अब आप ऑप्शन के बेसिस पर कैसे जाओगे? देखो, अगर मैं यहाँ पे p की जगह 1 रख दूं तो मुझे एक ऑड नंबर मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे p की जगह 1 रख दूं तब भी मुझे ऑड नंबर मिलेगा। यहाँ रख दूं 1 तब भी ऑड नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ अगर 1 रखूं इवन नंबर मिलेगा। पर लेकिन अनामिका को कौन सा बनाना है? ऑड इंटीजर बनाना है। तो ये तो ऑड इंटीजर बना रहे लेकिन ये नहीं बनाना है। अब ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो 2 इंटू समथिंग का कोई भी फॉर्म बनता है वो इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर को बताता है, और 2n+1 का जो फॉर्म बनता है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर को बताता है, ठीक है। यही यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम में कहानी बताई गई है। इसको समझ लो, अच्छा है, एक बार में समझ में आ जाएगा ये, थोड़ा सा अगर फोकस के साथ समझोगे इसको तो। 17 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, हटके था थोड़ा सा, है ना। 17 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला है। 17 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? 4 डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेक अ बीप आफ्टर एवरी 30 मिनट्स। मतलब 4 अलग अलग डिवाइसेस हैं, वो हर 30 मिनट के बाद बजती हैं। उनका एक शेड्यूल है, 30 मिनट के बाद बजी, फिर 1 घंटे के बाद बजी, भाई ऐसा हो सकता है, बजती हैं, 1.5 घंटे के बाद बजी, फिर 1.25 घंटे के बाद बजी, 1 आवर 45 मिनट्स। अगर मैं इसको होल नंबर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, 1 होल 3/4, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मालूम है कि क्या हमारे पास, मतलब हमारे पास 4 बेल्स थी, बेल 1, बेल 2, बेल 3 और बेल 4। ये चारों बेल 30 मिनट के बाद एक साथ बजती हैं, 1 घंटे के बाद एक साथ बजती हैं, 1.5 घंटे के बाद एक साथ बजती हैं, और 1.25 घंटे के बाद एक साथ बजती हैं। लेकिन कोई ऐसा टाइम तो होगा जब वो स्टार्टिंग में एक साथ बजी होंगी। सोचो भाई, बिल्कुल, और क्या। अब वो टाइम दे रखा है हमें कितना? 12 बजे दोपहर को। नून में 12 बजे एक साथ बजी होंगी वो, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि अब कितने बजे एक साथ बजेंगी। कुछ टाइम दे रखे हैं इसमें, जैसे ऑप्शन ए दे रखा है रात को 12 बजे, 12 मिडनाइट, ठीक है। सुबह 3 बजे, फिर उसके बाद 6 बजे सुबह के, फिर उसके बाद कह रहा है 9 बजे सुबह के,
ठीक है बेटे। अब देखो हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा कैलकुलेट करते फिरें कि भाई यहाँ 12 बजे बजी। अब सोचो ना, अब प्रैक्टिकली सोचो कि 12 बजे के बाद अब वो 12:30 बजे एक साथ बज रही है, फिर 12:30 बजे के 1 घंटे बाद बोले तो 1:30 बजे वो एक साथ बज रही है, फिर 1.5 घंटे के 1.5 घंटे बाद मतलब 3 बजे वो एक साथ बजेगी, फिर 3 घंटे के 1.25 घंटे बाद मतलब हो गया 4, 4:45 बजे वो एक साथ बजेगी। इतना टाइम थोड़ी नहीं हम लोग कैलकुलेट करते फिर हैं कि अगली बार कब बजेगी, अगली बार कब बजेगी, है ना। अब इस चीज से बचने के लिए हमने सोचा कि सर इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगना है, कॉन्सेप्ट कौन सा लगना है। दिमाग लगाया दिमाग लगाया दिमाग लगाया, तब जाके ये पता चला कि जो यहाँ पे टाइम का जो वैल्यू है, जो यहाँ पे टाइम है, उन टाइम्स की वैल्यू इन गिवन टाइम से, सॉरी इस गिवन टाइम से बड़ी ही है। फिर से जब ये बेल 12 बजे एक साथ बजी दोपहर के, और कुछ हर टाइम मिनट के अंतराल के बाद वो बजती चली गई एक साथ, ठीक है। अब जो अगला टाइम का इंटरवल आएगा कितने मिनट बाद भी हो सकता है 15 घंटे बाद हो सकता है 10 घंटे बाद हो, जब वो एक साथ बजे। तो सोचो कि जो वो इंटरवल है 10 घंटे बाद, 5 घंटे बाद या 8 घंटे बाद, उनका वैल्यूज इन टाइम से छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है। तो आंसर है बड़ा है। अब बड़ा है तो मैं क्या करूं, मैं ये सोच रहा हूं मैं इन सारे टाइम का एलसीएम निकाल लूं, एलसीएम से मुझे बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। ये लॉजिक दिमाग में दौड़ा। अब जब बड़ी वैल्यू मिलेगी तो मैं बड़े आराम से इंटरवल फाइंड कर सकता हूं। देखो कैसे, पहले मैंने सबको मिनट्स में चेंज कर दिया, जैसे ये 60 मिनट्स हो गया, है ना। 1 hour 30 का मतलब हो गया 6 और 3 9, ये 90 मिनट्स हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया बेटे, 6 और 4 10, ये 105 मिनट हो गया। मैं इन सबका एलसीएम निकाल ले रहा हूँ। अब मैं इन सबका एलसीएम बचपन वाले तरीके से निकाल रहा हूँ, जल्दी निकल जाएगा। कैसे, 30 60 90 105। चलो पहले 5 से करते हैं। 5 6 30, 12 18, 5 2 13। अब किससे चला जाएगा ये, 3 से। 3 2 6, 3 4 12, 3 6 18, 3 7 21। अब 2 से चले जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 7। यहाँ तो 1 आ गया। अब मैं 2 से फिर से कर दे रहा हूँ। चलो सब 1 1 से चलेगा। अब मैंने इन सारे एलसीएम को मल्टीप्लाई करा। कैसे करा सर, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 इंटू 3 इंटू 7 21, 6 1 6, 6 2 12, 1260 minutes. I have to convert this form into an hour form. So what I will do, I will divide this minutes by 60 to get the particular form in an hour. 6 plus 21 hour. इसका मतलब मालूम है क्या हुआ कि 21 मिनट के बाद, सॉरी 21 घंटे के बाद, 21 घंटे के बाद ये दोबारा एक साथ बजेंगी। जैसे दोपहर को 12 बजे बजी थी, अब तुम अनुमान लगा लो कि 21 घंटे बाद कितना बज रहा होगा। अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो 12 से दोपहर के 12 से दोपहर के 1 बजे तक 1 घंटा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, रात के 12 बज गए। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
सुबह के 9 बजे। 21 आवर का मतलब हो गया सुबह के 9 बजे। ऑप्शन में है, हाँ डी ऑप्शन है इसका। तो सुबह के 9 बजे अभी एक साथ बनेंगी चारों पहले। हाँ इसी पे मालूम है, इसी पे ट्रैफिक लाइट्स के क्वेश्चन बनते हैं आर एस अग्रवाल बुक में। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आर एस अग्रवाल बुक में ट्रैफिक लाइट का भी क्वेश्चन है, तो वो आप अटेम्प्ट करना, उससे सब समझ में आ जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट से बेटा मैं ये आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को समझें, इसी कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन के लॉजिक को समझें कि कब हमें एलसीएम निकालना है, कब हमें एचसीएफ निकालना है, और आप बंद करके कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। आपका ना आंसर सही है तो मुझे बताना, ठीक है। तो इस वीडियो से पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 20 तक की वीडियोस बना दी थी। इस लेक्चर में मैंने 14 से लेके 17 तक कवर किया है। मुझे एक प्रॉमिस याद है कि मुझे एक ट्रिकी वीडियो बनानी है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने की, वो मैं नेक्स्ट टाइम बना दूंगा कल या परसों में, तो आपको अपडेट मिल जाएगी। आई होप you all have enjoyed these lectures. Beta, kindly share this to your friends so that your friends can also see this. ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। हैव अ गुड डे एवरीवन, बाय।